24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब लोगों को लगा था, हम सभी को लगा था कि शायद 7 दिनों तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस का सामना कर सकते हैं। उसके बाद 7 दिन भी जब चलता रहा युद्ध तो लगा कि 15 दिन बीत जाएंगे और मुकाबला उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, उसके बाद महीने बीत गए और आज 3 जून है। 100 दिन आज पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों में रूस ने क्या खोया, यूक्रेन ने क्या खोया और इन दोनों देशों को क्या हासिल होगा इस युद्ध से, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका India.com पर। और मेरे साथ आमंत्रित विशेषज्ञ हैं आज के इस विषय के मेजर अमित बंसल, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवेंद्र जी। सबसे पहला सवाल यही है कि आज 100वां दिन है, तो ये रूस और यूक्रेन का युद्ध, ये संघर्ष कब खत्म होगा? क्या ये च्युइंगम की तरह आगे भी चलता रहेगा इसी तरह से? देवेंद्र जी, आपको याद होगा जब इस युद्ध के 30 दिन पूरे हुए थे, 1 महीना पूरा हुआ था, तो हम लोगों ने यही बात डिस्कस की थी, यही बात पर चर्चा की थी कि ये युद्ध कब खत्म होगा। और मैंने तब भी आपको यही कहा था कि रूस अपने कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लेकर के चलता है और रूस को जब वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जब तक हासिल नहीं हो जाते तब तक वो इस लड़ाई को नहीं रोकेगा। और वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत क्लियर डिफाइन किए थे तब भी, आज से लगभग 70 दिन पहले भी मैंने क्लियर कट डिफाइन किए थे कि पहला ऑब्जेक्टिव है ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूक्रेन, जो कि नाइप्रो रिवर के ईस्ट में लोकेटेड है, जिसमें कि उनका डोनेट्स्क आता है, लुहांस्क आता है, खार्किव आता है, सुमी आता है, ज़ेपोरिज़िया आता है। इन इलाकों को वो डेफिनेटली कब्जाएगा ताकि उसके और यूक्रेन के या फिर बाकी यूरोप के बीच में नाइप्रो रिवर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री की तरह से रहे। दूसरी मैंने उस समय बात कही थी कि चूंकि यूक्रेन के साथ अभी लड़ाई उसकी है, तो वो चाहता है कि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो। और यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जरूरी है कि जितना भी उसका सी कोस्ट है, जितने भी उसका समुद्री किनारा है और ब्लैक सी के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये रूस हासिल करे। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को मैं आज से 70 दिन पहले भी कह रहा था और आज भी यही कह रहा हूं कि रूस उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चल रहा है। आज आप जब देखते हैं, अभी हम जैसे कल पता लगा था हमें कि सेवेरोडोनेट्स एक टाउन है, उस पर भी लगभग रूस का कब्जा हो गया है। तो धीरे धीरे रूस बढ़ रहा है और रूस मेरे विचार से अभी ऐसा लग रहा है, जो आजकल के हालात हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं देखता हूं, कि रूस सीज फायर तभी डिक्लेयर करेगा जब उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कट मीट हो जाएंगे। जी, चलिए अगला सवाल, और वो सबसे अहम है। और हालांकि दुनिया इस युद्ध का नुकसान झेल रही है, लेकिन आखिरकार रूस और यूक्रेन ने इस युद्ध में कितने पैसे जला दिए, कितने सैनिक मारे गए और कितने सिविलियन अब तक इसके शिकार बने हैं? जी, इतिहास रहा है कि जब भी कोई युद्ध चल रहा होता है तो उस युद्ध में कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, इसके दावे अलग अलग होते हैं। यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस के करीब 20,000 25,000 सैनिक मार डाले, रूस कह रहा है कि उसने यूक्रेन के मार डाले, पर एक्चुअल फिगर इससे बहुत कम होगी। और यह तब तय होगा जब लड़ाई खत्म हो जाएगी। कुछ न्यूट्रल कमीशंस बैठेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एजेंसीज बैठेंगी, वो जो जितना भी डैमेज हुआ उसका असेसमेंट करेंगे। तो फिर धीरे धीरे पता लग पाएगा कि एक्चुअली कितने फौजी मारे गए और कितने हथियार और कितना नुकसान हुआ। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, यह युद्ध यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा है, तो जो नुकसान रूस का है वो केवल सैनिक साजो सामान का लॉस है। जितना भी नुकसान है वो उसके सैनिकों का लॉस है। तो रूस के केस में इट इज ओनली अ मिलिट्री लॉस। ओके, बट इन केस ऑफ यूक्रेन इट इज अ लॉस ऑफ मिलिट्री, इट इज लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ, ऑल्सो इट इज लॉस ऑफ इकोनॉमी। जी, तो बेसिकली इस युद्ध से यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, तभी रूस लगातार युद्ध जारी भी रखे हुए है, क्योंकि रूस की तरफ से पहल होगी। अगर युद्ध को खत्म करना है तो रूस की तरफ से पहल होगी। और रूस को अगर इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा होता जितना यूक्रेन को हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ सकता था। अब हम बात करते हैं कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं और हालांकि एक तरफा लड़ाई है, रूस की तरफ से ज़्यादा इसको आप इनिशिएट मानेंगे, लेकिन इस लड़ाई में, 2 देशों की लड़ाई में दुनिया को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो कितना डेंट आप पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को, एक बार जब महामारी थी कोविड की, उसके बाद उससे उबर रही थी वैश्विक अर्थव्यवस्था, लेकिन जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और भी चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान देखते हैं आप इससे? आज अगर हम अर्थव्यवस्था को नुकसान की बात करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो क्रूड ऑयल है वो लगभग $125 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का उच्चतम स्तर है। बिल्कुल। और
लगातार लड़ाई चल रही है, लगातार सप्लाईज बाधित हो रही हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पूरे दुनिया में एक खाद्यान्न संकट भी पैदा होने वाला है, क्योंकि रूस और उधर से जो गेहूं की सप्लाई है, जो खाद्यान्नों की सप्लाई है, वो नहीं हो पा रही है। नेट टू नेट अगर हम लॉस की बात करेंगे तो सारे देशों को लॉस है, सारे देशों की इकोनॉमी कहीं 2% का लॉस है, कहीं 1% का लॉस है, और सबसे ज्यादा अगर किसी इकोनॉमी को लॉस है तो वह यूरोपियन इकोनॉमी, क्योंकि यूरोपियन देश, अधिकतर देश रूस के तेल के ऊपर, रूस की गैस के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब चूंकि अमेरिका और रूस की लड़ाई है, यूक्रेन बीच में फंसा हुआ है, और अमेरिका नाटो के जरिए जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको फोर्स कर रहा है कि आप रूस का सामान ना खरीदें। तो अब उनको क्या करना पड़ रहा है? अगर वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अगर वो रूस से गैस नहीं खरीदेंगे, तो लगभग 1.5 गुना या 2 गुना दामों में इनको वही गैस और तेल दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। बट अगर हम नेट टू नेट लेकर के देखते हैं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, तो मैं समझता हूं कि अभी तक लगभग 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का लॉस पूरी अर्थव्यवस्था को हो चुका है। अगर आप ये अभी तक हो चुका है, और ये लगातार जारी है, ये रुक नहीं रहा है। तो बहुत सीरियसली हमें देखना होगा इस बात को कि जो इतना लॉस लगातार हो रहा है देश, और सबसे ज्यादा इसका लॉस अगर किसी को है तो वह है यूरोप की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, ये शुरुआत में ही आपने कही। तो यूरोप को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच रहा है रूस और यूक्रेन के वॉर के बीच में। हालांकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, लगभग सभी देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि नेटो शामिल हुआ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में, अमेरिका का प्रभाव है, यूरोप के असर में यूक्रेन है, इसके बावजूद रूस के पास वो कौन सा कॉन्फिडेंस है, वो कौन सा मोटिवेशन है जिसकी वजह से वो अभी तक लगातार डटे हुए हैं? उनको लगता है कि नहीं, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अपना वो जो मिशन, जो पहले सवाल में ही आपने जवाब दिया था कि वो कहीं ना कहीं जो उनका एजेंडा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, कौन सी पावर है? क्योंकि रूस को भी कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है। देवेंद्र जी, ये पावर नहीं है, जरूरत है। मैं इसको जरूरत कहूंगा। पिछले 10 सालों में रूस ने कुछ काफी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया। इसके पहले रूस ने जॉर्जिया के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया, तो जॉर्जियन कॉन्फ्लिक्ट रहा। उसके बाद 2014 में क्रीमिया का कॉन्फ्लिक्ट था, और 2014 के बाद ही ये डॉनबास का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये स्टार्ट हो गया। तो अब कहीं ना कहीं रूस को लग रहा है कि भाई, अगर आपने काम करना है तो पूरा करना है, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ना। जॉर्जिया में आधा अधूरा काम छूटा, आज भी अशांति है। क्रीमिया और डोनेट्स्क में जो 2014 में काम हुआ वो आधा अधूरा छूटा, अभी भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, वो ऐसा ही स्टेटस को चल रहा है। मतलब वहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो अस्थिरता का वातावरण था या माहौल था, वो उसी तरह बना हुआ, अनसर्टेनिटी जो थी, अनसर्टेनिटी। और अब रूस चाहता है कि भाई, अगर आपको सॉर्ट आउट करना है चीज़ों को, तो आप एक बार में यूक्रेन को भी सॉर्ट आउट करें, और आप एक बार में यूरोपियन यूनियन को भी सॉर्ट आउट करें, और एक बार में ही आप उन कंट्रीज को भी सॉर्ट आउट करें जो कि नाटो का सपोर्ट लेकर के रशिया के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। अगर उसने इस बार अपने पूरे पैंतरे नहीं दिखाए रूस ने, तो हो सकता है कि नाटो उसको धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दे। तो वो चाहता है कि नाउ और नेवर। तो रूस अभी जो अपनी पॉलिसी अपना रहा है वो कह रहा है नाउ और नेवर। अगर अभी मौका है, अभी आपने अगर अपना खंभा गाड़ना है तो गाड़ दीजिए, अदरवाइज अगर अब आप पीछे हट गए, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए बिना, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका भी नहीं मिलेगा, और बाद में लॉसेस भी बहुत होंगे। जी। तो हो सकता है कि बाद में और भी दृढ़ता के साथ जो विरोधी देश थे वो और दृढ़ता के साथ सामने आ सकें। तो ये तो था सवाल कि रूस के पास कौन सा कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन है। आपने कहा कि उसकी ज़रूरत है। मैं ये सवाल, अगला सवाल पूछूंगा कि रूस की ज़रूरत थी, यूक्रेन के पास कौन सा कॉन्फिडेंस है? यूक्रेन जिसके बारे में लग रहा था कि शुरुआती 1 सप्ताह के बाद ये हार जाएगा, हथियार डाल देगा और वो मान लेगा जो रूस चाहता है, लेकिन नहीं माना, और लगातार 100 दिनों तक मुकाबला कर रहा है, और काफ़ी कड़ी टक्कर कई फ्रंट पर उसने दी है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास कौन सा कॉन्फिडेंस है या कौन सा मोटिवेशन है जिसकी वजह से वो पुतिन के सामने, रूस जैसे बड़े देश के सामने मुकाबले के लिए लगातार खड़े हुए हैं? देवेंद्र जी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने आज की सिचुएशन में आपसे बता रहा हूं, हम आज से अगर 1 महीने पहले या 2 महीने पहले बात कर रहे होते तो शायद यूक्रेन की फौजें कई जगहों पर लड़ रही थी बड़े स्ट्रांगली, पर अब जो सिचुएशन नजर आ रही है वो आ रही है कि कई जगहों पर यूक्रेन की फौजें हथियार डालकर भाग रही हैं। लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की तो अब झुकने को तैयार नहीं है। मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। सेवेरोडोनेट्स्क में क्या हुआ 2 दिन पहले, लगभग 700 से ज़्यादा यूक्रेनियन फौजी रूसी फौजियों के सामने से हथियार डाल करके निकल गए। मारियोपोल में लगभग 2000 यूक्रेनियों ने हथियार डाले पिछले कुछ दिन पहले, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि यूक्रेन का मनोबल अब टूट रहा है। लेकिन अभी तक उसको बनाए रखने के पीछे क्या था? लगातार ज़ेलेंस्की को यह भरोसा दिया जा रहा था
शुरू के 1 महीने तो ये भरोसा था कि भाई आप नाटो ज्वाइन कर लेंगे, नाटो ज्वाइन कर लेंगे, डिस्कशन चल रहा था। लगभग 1 महीने के बाद नाटो देशों ने कहा नहीं भाई, हम इनको नाटो ज्वाइन नहीं करा सकते। फिर उनको एक झुंझुना दिया गया कि चलिए भाई आप लड़िए, हम आपको अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाएंगे। लगातार वो चलता रहा, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है धीरे धीरे कि ये भी उनको नहीं मिलने वाला है, ना वो नाटो का सदस्य बन पाए, ना वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन पाएंगे। तो अब चीजें अलग अलग हो रही हैं धीरे धीरे, और अब जिस तरह से लोगों को पता लग रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहूंगा, आज अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है यूक्रेन के अंदर तो वह है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ना वहां खाना है, ना वहां पानी है, ना वहां दवाइयां हैं, ना वहां एसेंशियल आइटम्स हैं, और इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अमेरिका और नाटो देश क्या भेज रहे हैं? हथियार। क्या वो मेडिसिन भेज रहे हैं? नहीं। क्या वो खाना भेज रहे हैं? नहीं। क्या वो दवाइयां भेज रहे हैं? नहीं। क्या वो एसेंशियल गुड्स भेज रहे हैं? नहीं। क्या भेज रहे हैं वो? हथियार। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाता है कि इस पूरी लड़ाई को अगर कोई इसके अंदर पेट्रोल डाल रहा है तो वो अमेरिका है। जी, अमेरिका ने हाल ही में कुछ लंबी दूरी की मारक मिसाइलों को भी यूक्रेन की तरफ भेजा है और यूक्रेन को भरोसा दिलाया कि आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसा कि मेजर अमित बंसल ने कहा कि रूस के लोगों को लग रहा है कि ये मानवीय सहायता न भेजना और सिर्फ हथियार भेजना इस बात का संकेत है कि आप चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे, लेकिन आखिरकार नुकसान। मैं एक और बात कहूंगा आपसे, नुकसान की जो आपने बात की देवेंद्र जी, माफी चाहता हूं आपको काटने के लिए। यूक्रेन की अगर हम आज की डेट में एनालिसिस करें, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। यूक्रेन का सबसे बड़ा मोटर प्लांट, व्हीकल प्लांट कहां था? खार्किव में। क्या हुआ? डिस्ट्रॉयड। यूक्रेन का सबसे बड़ा टैंक प्लांट, जहां से वो टैंक्स बना करके सारी दुनिया में सप्लाई करता था, भारत को भी सप्लाई करता था, पाकिस्तान को भी सप्लाई करता था, खार्किव टैंक फैक्ट्री, क्या हुआ? बर्बाद। यूक्रेन का एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन सिस्टम जो कीव के पास में था, उनका एंटोनोव फैक्ट्री, जिसमें वो एंटोनोव एयरक्राफ्ट बनाते थे और पूरी दुनिया को बेचते थे, क्या हुआ? पूरी तरह से बर्बाद। जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्रीज में गिनी जाती थी, एज़ोवस्टल स्टील फैक्ट्री मारियोपोल, और यूक्रेन की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री थी, सारी दुनिया में पानी के जहाज बनाने के लिए स्टील एज़ोवस्टल फैक्ट्री से जाता था, क्या हुआ? बर्बाद। यूक्रेन की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री, एजोट केमिकल फैक्ट्री सेवेरोडोनेट्स्क में, क्या हुआ? पूरी तरह से बर्बाद। यूक्रेन का एक भी, यूक्रेन पानी के जहाज बनाए जाने के लिए सबसे फेमस था, पानी अपने शिप बिल्डिंग के लिए सबसे दुनिया में जाना जाता था। आज यूक्रेन का एक भी शिपयार्ड सही हालत में नहीं है, सब डिस्ट्रॉय। ओके, ये मुझे लग रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था और है। और इसके बाद तो 100 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के, और हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि इन दोनों देशों ने आखिर खोया क्या है और पाया क्या है। तो लगभग सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की, और अब आखिर में एक बार बात कर लेते हैं, आखिरी सवाल मेजर अमित बंसल से ये कर लेते हैं कि आखिर भारत इस समय किस स्थिति में है रूस और यूक्रेन के 100 दिनों के युद्ध के बाद, इन दोनों देशों के संदर्भ में देखें तो? देवेंद्र जी, भारत ने रूस यूक्रेन के मामले में अपना पूरा जो रुख है बहुत स्पष्ट रखा है। भारत ने 2 बातें हमेशा से कही हैं। पहली बात तो लड़ाई बंद होनी चाहिए, और दूसरी बात जो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जहां पर वो मानवीय संकट है, उसके लिए सारे देशों को सामने आना चाहिए। भारत लगातार, भारत ने भी पिछले दिनों भी कुछ मदद भेजी थी, और चाहे पश्चिमी देश जहां हथियार भेज रहे हैं, जहां आग में तेल डाल रहे हैं, भारत लगातार चीज़ों को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो उनके स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे वो उनके स्टेटमेंट इंडिविजुअली हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स हो, या किसी गुट में। कि हमें पहले तो सिचुएशन को काम डाउन करना है, लगातार लड़ाई खत्म करनी है, और लड़ाई खत्म करने के बाद या उसके लगातार ही जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको हमें रिकवर करना है। तो भारत की स्थिति बहुत क्लियर है इस मामले में। नहीं, मेरा सवाल ये था कि भारत रूस और यूक्रेन से आर्थिक संबंध भी भारत के हैं, कुछ न कुछ चीज़ें लेता रहा है, कुछ न कुछ चीज़ें भेजता रहा है। तो भारत कहाँ पर स्टैंड करता है? रूस से यूक्रेन तबाह हुआ है तो भारत की आयात को, भारत के बाजार को कितना लॉस हुआ है? भारत क्या निर्यात करता था जिसमें उसको आर्थिक रूप से लॉस हुआ है? रूस से तेल लेना शुरू किया है और वो भी रुपए में, तो भारत को फायदा कितना हुआ है? देखिए, पहली बात मैं करूंगा जो भारत और रूस और यूक्रेन का आयात और निर्यात है। भारत एक बहुत बड़ी तादाद में कलपुर्जे, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स यूक्रेन से लेता रहा है, चाहे वो टैंकों के स्पेयर पार्ट्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स हों, और सर्टेनली और हम लगातार उनसे इंजन्स भी ले रहे हैं अपने शिप्स के लिए। फार्मास्यूटिकल्स ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, शिपों के इंजन्स वगैरह, डिफेंस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं वो सप्लाई तो बाधित हुई है, और उसके लिए भारत को अल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डेंट भारत की इकोनॉमी को लगेगा। बात रशिया की जहां तक आती है, और इस पूरे लड़ाई की ओवरऑल हम देखते हैं, तो उससे सबसे बड़ा लॉस जो भारत की इकोनॉमी को है वो है
तेल की वजह से, क्योंकि $125 प्रति बैरल आज की डेट में क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। हालांकि हम सस्ते दामों पर रशिया से ले रहे हैं, पर रशिया से लेने वाली सप्लाई कब बंद हो जाए, कब तक चलेगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। जी, तो और रसिया से सप्लाई तेल की भी लॉजिस्टिक भी बहुत आसान नहीं है। जी हाँ, आपको लगातार शिप के थ्रू एक पूरे लंबे रूट से लाना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और इकोनॉमी कहीं ना कहीं भारत की, तो इससे फर्क पड़ेगा जी, और हमें पड़ा है और पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं तेल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं देश के अंदर, और बाकी कुछ एसेंशियल गुड्स हैं उनके दाम भी बढ़ेंगे, और डिफेंस को भी काफ़ी लॉस है, बिकॉज हमारे स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई वो है वो बाधित हो रही है। जी, एक सवाल और कि रूस क्योंकि गेहूं का बहुत बड़ा जो रूस और यूक्रेन का एरिया है, वहाँ से आयात और निर्यात का बहुत बड़ा बाजार, बहुत बड़ा रूट है वो। तो जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि गेहूं खाद्यान्न उत्पादों का जो सप्लाई चेन है वो बहुत डिस्टर्ब हुई है, तो भारत को कुछ अवसर भी मिले हैं इसमें। जी हाँ, अवसर मिले हैं, जैसे गेहूं खाद्यान्न, गेहूं आयात के अवसर थे, निर्यात के, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, गेहूं निर्यात के, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच है। आज देखिए, अभी गेहूं का अभी जो हमारे यहाँ ये सीज़न होता है अप्रैल मई का, इस समय में हम अपने यहाँ गेहूं का भंडारण करते हैं, और ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। हम नहीं चाहते कि अगर आपने, सरकार ने क्यों गेहूं के एक्सपोर्ट को रोका, उसका एक कारण था, हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए गेहूं पहले चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक्सपोर्ट क्योंकि आज के समय में बाहर में गेहूं के दाम बढ़े हुए हैं, लालच में आपने बेच दिया बाहर, लालच में अगर आपने बेच दिया तो आप अपनी घर की जो जरूरतें हैं, घर की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, तो पहले आपको अपने भंडार भरने पड़ेंगे, अपने यहाँ मिनिमम क्वांटिटी स्टोर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट को ओपन कर सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को बना सकते हैं। जी, तो ये रही हमारी चर्चा आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर। मेजर अमित बंसल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट थे जो चर्चा कर रहे थे, और आपने सुना, आपने देखा कि हर मुद्दों को उन्होंने बारीकी से आपके सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े रहे और ये वीडियो देखा। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील करेंगे कि आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है तो वो भी ज़रूर दें। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेजर अमित बंसल खुद आपके सवालों के जवाब देंगे। आपका India.com से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा India.com के साथ। धन्यवाद।